हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड कोर्स कोड बीपी 401T के प्रीवियस ईयर्स में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ द्वारा पूछे गए सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस 5 सालों में यानी 2018-19, 19-20, 21-22, 22-23 और 23-24 सेशंस में पूछे गए हैं। और ये सब्जेक्ट जो है हमारे बैचलर इन फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये आपका जो वीडियो है ये आपको मदद करेगा फोर्थ सेमेस्टर के जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें भी, और इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आगे चल करके जीपैट वगैरह की, तो वहां पर भी ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है। इस वीडियो में जो भी मैं प्रश्न ले रहा हूँ पिछले 5 सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के आंसर्स हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि उन पर बेस कई और प्रश्न बन सकते हैं तो आप उनके भी आंसर कर सकें। साथ ही साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनका हमको आंसर करना है। साथ ही साथ हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो लगातार रिपीट होते हैं या जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके रिपीट होने की संभावना है, वो भी आप बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2018-19 के पेपर की, और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आया था वो था गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इमिडाजोल एंड इंडोल। इमिडाजोल और इंडोल दोनों ही जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जहां पर एक रिंग सिस्टम में कार्बन के अलावा कोई और हेट्रो एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि जुड़ा हो तो उसे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूप में जानते हैं। अब अगर इमिडाजोल की अगर हम बात करें तो इमिडाजोल जो है वो एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C3H4N2। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर कुछ खास बातें आपको दिखेंगी। ये एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम है जहां पर नंबरिंग हम यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 4 और 5 पर यहां कार्बन है, पहले और तीसरे नंबर पे यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। इस नाइट्रोजन नंबर 1 के ऊपर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे रिंग के फॉर्मेशन को करने में भी मदद कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये एरोमेटिक रिंग सिस्टम में पाया जाता है। अब इसके यूजेस की बात करें तो ये अमीनो एसिड हिस्टिडीन और न्यूरोट्रांसमीटर हिस्टामिन, इन दोनों का एक कंपोनेंट के तरीके से यूज करते हैं। ये जो मॉइटी है हमारी इमिडाजोल की, ये बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए एक प्रिकर्सर के रूप में काम करती है, उसके सिंथेसिस में मदद करती है, या वहां पर एज अ मॉइटी ये प्रेजेंट होता है। एग्रीकल्चर फंगिसाइड्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है फंगल डिसीज से प्लांट्स को बचाने के लिए। ये वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के तरीके से काम करता है, और बहुत सारी ड्रग्स जिनके डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनमें ये पाया जाता है। जैसे एंटी फंगल ड्रग्स जो भी होती हैं, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो कीटाकोनाजोल का, एंटी अल्सर एजेंट्स जैसे कि सिमिटिडीन, और एंटी हिस्टामिनिक्स जो ड्रग्स होती हैं उनमें हमें इमिडाजोल रिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। दूसरी जो हमारी आज का जो कंपाउंड है वो है इंडोल। इंडोल जो है वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम तो होता ही है, साथ ही साथ ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पे 2 रिंग सिस्टम आपको देखने को मिलती है, एक तो ये बेंजीन रिंग दिख रही है और एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम फ्यूज है यहाँ पर, जिसके पहले पोजीशन पर नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पर भी रिंग के ऑटोमेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। और ये जो है आप कह सकते हो कि ये एक पायरोल रिंग, जो 5 मेंबर रिंग सिस्टम होता है, अगर नाइट्रोजन वहां पे तो उसे हम लोग पायरोल बोलते हैं। तो पायरोल और बेंजीन रिंग का फ्यूजन से ये हमारा एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम बनता है जिसे हम इंडोल बोलते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला होता है C8H7N। यूजेस की बात करें तो ये बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं और जो सेंट बनाने के काम में जो चीजें आती हैं, फ्लावर के जो अर्क आते हैं, उसमें हमें इंडोल जो है वो देखने को मिलता है। ये ट्रिप्टोफान और सेरोटिन नाम के जो हमारे लिए बहुत ही बायोलॉजिकल एजेंट्स के तरीके से काम करते हैं, उनके प्रिकर्सर के रूप में काम करता है। साथ ही साथ जो है बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज जिसमें एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट जो है वो ये कंपाउंड शो करता है। जो प्लांट हार्मोन है, जो कि हम लोगों ने पिछले सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी, वहां बार बार आ रहा था, उस प्लांट हार्मोन इंडोल 3 एस्टिक एसिड, जिसे IAA के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो उसको बनाने में, उसकी सिंथेसिस करने में भी इंडोल का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये सब इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई स्टडी ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री इन केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, आप सभी जो है इस सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं।
तो मेडिसिनल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में आपने देखा होगा कि वहां पर भी स्टीरियो केमिस्ट्री की आपको जरूरत पड़ती है। जहां पर भी आप सार पढ़ रहे होते हैं ड्रग्स का, वहां पर भी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री समझना जरूरी है, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री किसी भी कंपाउंड के 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम्स के अरेंजमेंट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है और हमें यह बताता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो रिसेप्टर इत्यादि पर किस तरीके से बाइंड करेगा और अपनी जो एक्टिविटी उसको देनी है वो किस प्रकार से एक्सर्ट करेगा। तो इसीलिए 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम की स्टडी जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाती है और ये किसी भी मॉलिक्यूल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, उसकी रिएक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी और इंटरेक्शन विद द अदर मॉलिक्यूल्स को इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही साथ जो ड्रग डेवलपमेंट है, बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका काम करने का तरीका है, जो हमारे मॉलिक्यूल का शेप है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से एंजाइम्स और रिसेप्टर्स के साथ वो ड्रग जो है जाकर के या मॉलिक्यूल जाकर के बाइंड करेगा। साथ ही साथ ये जो है जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करने के काम में आता है और नए नए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स इत्यादि को बनाने के काम में भी स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी बहुत मदद करती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट डाकिन रिएक्शन। डाकिन रिएक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आप आगे देखोगे कि बार बार ये जो है रिपीट हो रही है और कई बार इसको पूछा गया है। तो डाकिन रिएक्शन को हम लोग डाकिन ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं और ये रिएक्शन तब होती है जब कोई ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड जो होता है, यानी कि एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, उनमें ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक बेसिक सॉल्यूशन। अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक, मान लीजिए आर कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड बोल दीजिएगा और अगर जो है यहाँ पर कोई और आर एल्किल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप लगा होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इसको H2O2 और NaOH या KOH के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन हो रहा होता है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडेशन, ये टूट करके अलग हो जाता है और आपको जो है यहाँ पर एक क्या नाम है, अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो प्राप्त होता है। तो बाई अल्कोहलिक ग्रुप जो है यहाँ पर बन करके मिल जाता है। हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करती है और बेंजीन डाइऑल या उसके डेरिवेटिव्स बनाने का काम करती है और साथ ही साथ साइड प्रोडक्ट के रूप में हमें कार्बोक्सिलेट जो है वो प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होता है। ये कार्बोनिल ग्रुप जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस जगह पे, ये ऑक्सीडाइज होता है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है उसका रिडक्शन होता है, इसलिए ये रिएक्शन डाकिन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट द बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग एट हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है और इसकी बेसिसिटी किस बात पे निर्भर करती है, और कहीं पर भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं उनकी बेसिसिटी इस बात पर निर्भर करती है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन की जो आप कह सकते हो क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, वो होती है sp3। तो ये sp3 जो होता है इसमें 3 तो जो है इसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है और एक जो होता है वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। अब इस फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जिसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यही हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना के उसको एक्सेप्ट करता है। आप कह सकते हो कि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके बेसिसिटी वाली बात जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब जितना ज्यादा ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उतनी ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होती है, बेसिसिटी होती है। अब इसी बात को ध्यान में रख करके हम जो बेसिसिटी है पायरिडीन की उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो पायरिडीन होती है वो आप पहले देख लो क्या है, एक बेंजीन जैसा हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम होता है, बस अंतर क्या होता है कि कार्बन की जगह पर यहाँ पर आपको नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, यानी एक कार्बन चेंज होकर के नाइट्रोजन आ जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये पार्टिसिपेट नहीं करता रिंग सिस्टम बनाने में, बट क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो ये कई बार क्या होता है कि इन्फ्लुएंस होकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी देर के लिए यहां से वो हट भी सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको यहां पर दिखाई दे रहा है खास करके पायरिडीन में। पायरोल के केस में क्या होता है कि जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ये भी जान लीजिए क्योंकि इस पर भी बेस प्रश्न आते हैं। यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो हमारे रिंग सिस्टम में अवेलेबल होते हैं और इसीलिए वो यहां पर इसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है पायरोल के ऊपर कम हो जाती है, जबकि यहां पर ये बहुत कम तरीके से एरोमेटिक रिंग सिस्टम में जाता है तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो पायरिडीन है वो एक बेस है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का है वो डोनेट करता है एक प्रोटॉन को और उसको या तो एक्सेप्ट करता है, तो इसे हम लोग लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करने वाला बेस बता सकते हैं, यानी कि लुईस बेस के तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट अब बात करें अगर पायरिडीन की बेसिसिटी जो है वो पायरोल के साथ कैसी एक्सप्लेन आप कर रहे हो तो पायरोल के रेफरेंस पे हम करेंगे। तो जो पायरोल का नाइट्रोजन होता है
वो फुल्ली डीलोकलाइज होता है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए ये प्रोटीनेशन के लिए लेस अवेलेबल होता है और इसकी जो बेसिसिटी होती है वो कम हो जाती है। जबकि पैरिडीन में जो है वो डीलोकलाइजेशन कम होता है, इसीलिए इसकी जो बेसिसिटी होती है वो पैरोल से क्या होती है, ज्यादा होती है। जो पैरिडीन की बेसिसिटी है वो एलिफेटिक अमीन से कम होती है, क्योंकि एलिफेटिक अमीन्स में किसी तरीके का डीलोकलाइजेशन का कोई प्रक्रिया नहीं होता, जबकि यहाँ पे थोड़ा बहुत डीलोकलाइजेशन हो सकता है। इसीलिए इसकी अवेलेबिलिटी जो एलिफेटिक एमीन्स होती हैं जैसे कि RNH2 आप लिख रहे हो, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को और इसकी तरफ ढकेल रहा होता है, तो यहां पे अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा बेसिक है देन द पायरिडीन। तो एलिफेटिक एमीन्स जो होती हैं वो ज्यादा क्या नाम है, बेसिक होती हैं देन द पायरिडीन। और पायरिडीन जो है वो बेसिक तो है लेकिन पैरोल से ज्यादा बेसिक होता है, पैरोल उससे कम बेसिक होता है। तो इस क्वेश्चन से आप कई सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मीजो कंपाउंड। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि जो कायरल कार्बन है, यानी कि एक ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उससे जो है हम किसी भी कंपाउंड की स्टीरियो केमिस्ट्री को बताते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी मॉलिक्यूल में जो कायरल कार्बन हैं वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं उनके ऊपर ग्रुप कि उस मॉलिक्यूल में स्वयं मिरर इमेजेस जो है बनना शुरू हो जाती हैं और उसे 2 इक्वल हाफ्स में हम लोग बांट सकते हैं, जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन होने के बावजूद भी दिखने लगती है। तो मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो अकायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें कायरल सेंटर्स जो है वो पाए जाते हैं। अब ये कायरल सेंटर होने की वजह से इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, बिल्कुल भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बचती, ये ऑप्टिकली क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। अब अगर एग्जाम्पल के साथ समझें, जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, सॉरी कायरल कार्बन है यहां पे भी और यहां पर भी, लेकिन ये इस प्रकार से अरेंज हैं कि इनके जो OH ग्रुप हैं दोनों वो लेफ्ट साइड में है और H जो है वो राइट साइड में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको यहाँ पे दिख रही है, इसे हम 2 इक्वल क्लास में बांट सकते हैं। ये आधा आधा एक दूसरे का मिरर इमेज है। अगर ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो प्लेन पोलराइज राइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता होगा तो ये वाला किधर कर देगा, राइट साइड में रोटेट करेगा, और जिसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, नल्लीफाई कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को नल्लीफाई करेंगे, यानी इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो याद रखिएगा जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं उनकी इंटरनल जो सिमेट्री होती है वो उनके पोटेंशियल ऑप्टिकल एक्टिविटी को जीरो बना देती है, क्योंकि जो रोटेशन होता है, एक्चुअल रोटेशन जो हो रहा होता है प्लेन पोलराइज राइट का, वो भी क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को खुद ही ये मॉलिक्यूल आधा जो है राइट साइड घुमाएगा प्लेन पोलराइज को, आधा लेफ्ट साइड घुमाएगा। तो आप जब पोलरीमीटर में देखिएगा तो आपको कोई रोटेशन दिखाई नहीं देगा, यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि यहां पर 2 आपको कायरल कार्बन्स दिख रहे हैं। तो कायरल कार्बन होने के बाद या कायरल सेंटर होने के बावजूद भी इस प्रकार से अरेंज्ड हैं ये एटम्स की यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रही है, और जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो अकायरल हो जा रहा है, और जो है इसके अलावा इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो भी शून्य हो जा रही है। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम लोग मीजो कंपाउंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो देखिए क्या होता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, क्या पहले आप समझ लीजिए, जब भी कभी हम ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी कायरल सेंटर या कायरल कार्बन नहीं है, यानी अकायरल जो मॉलिक्यूल है उसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं और हमें प्रोडक्ट में कायरल सेंटर या कायरल कार्बन वाला प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी सिंथेसिस को हम लोग एसिमेट्रिक सिंथेसिस के रूप में जानते हैं। अब ये 2 तरीके की होती है, एक होती है पार्शियल, एक होती है एब्सोल्यूट। जो पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस है वहां पर हम लोग का जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा उसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता, लेकिन जो हम रिएजेंट यूज करेंगे, कैटलिस्ट यूज करेंगे, आप लिखा भी देख सकते हैं, कैटलिस्ट यूज करेंगे, ऑक्सिलरी यूज करेंगे, ये सारी चीजें जब हम यूज करेंगे तो हमें एक ही प्रकार का इनेंशियोमर प्राप्त होगा। और जो इनेंशियोमर मतलब जैसे 2 इनेंशियोमर पॉसिबल है कहीं पर, जैसे लैक्टिक एसिड हम बनाना चाह रहे हैं पायरुविक एसिड से, तो हम देखते हैं कि वहां पर लैक्टिक एसिड यानी कि प्लस लैक्टिक एसिड और माइनस लैक्टिक एसिड दोनों बन रहा है, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को अगर बनाना चाह रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। बट पार्शियली जब उस रिएक्शन को हम कंप्लीट कर रहे होंगे तो वहां पे जो कैटलिस्ट, रिएजेंट या ऑक्सिलरी हम यूज कर रहे हैं वो एक कायरल ऑक्सिलरी का प्रयोग हम लोग कर रहे होंगे या कायरल कैटलिस्ट या रिएजेंट का प्रयोग कर रहे होंगे, तो उसे हम लोग पार्शियल बोलते हैं। एग्जांपल में जैसे आप लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं कि यहां पर हम लोग पायरुविक एसिड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, और ये आप देख रहे हैं कि ये पायरुविक एसिड है जहां पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है।
अब इसकी रिएक्शन जो है वो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जो कि एक कायरल कैटलिस्ट है, या ईस्ट की प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को हम लोग करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जो कि CH3, यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, यहाँ पे इस कार्बन पे और इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यानी कि रिडक्शन हो जा रहा है, तो यहाँ पे OH, H और COOH बनता है, यानी कि माइनस लैक्टिक एसिड आपको इस रिएक्शन में प्राप्त होता है। प्लस वाला नहीं प्राप्त हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड कौन सा प्राप्त हो रहा है, माइनस वाला। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस पार्शियल वाली ये होती है कि जब किसी ऐसे मॉलिक्यूल का जहां पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, उसकी रिएक्शन हम किसी कायरल कैटलिस्ट रिएजेंट या सॉल्वेंट या एक्सिलरी के प्रेजेंस में कराएं और हमें कायरल सेंटर प्राप्त हो जाए। यहां पे देख रहे हैं कायरल मतलब ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ऐसी और एक ही इनेंशियोमर ज्यादा प्राप्त हो या एक ही इनेंशियोमर बने, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोलते हैं। जबकि एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो होती है वहां पर हम लोग किसी भी कायरल क्या नाम है, कैटलिस्ट, रिएजेंट या सॉल्वेंट या ऑक्सिलरी, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। सीधे जो है किसी भी क्या नाम है, बिना कायरल मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये एक एग्जांपल है जहां पर हम लोग ट्राई नाइट्रोबेंजीन का एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लेते हैं और इसकी रिएक्शन जो ये आप देख पा रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH और इस पे भी एक बेंजीन लगा दिया। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस पे कायरल कार्बन्स की संख्या यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब इसकी रिएक्शन बिना किसी कैटलिस्ट वगैरह के प्रेजेंस करेंगे। केवल एक चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, वो क्या है, सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट। ये सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट यानी कि CPL जिसको बोलते हैं, इसका प्रयोग करेंगे तो यहां पर इन दोनों जगहों पर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या नाम है, Br2 ब्रोमिनेशन इस रिएक्शन का अगर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CPL, तो ये कन्वर्ट होगा, Br जुड़ेगा। आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन होगी, और इस एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि बाकी चीजें तो आप बिल्कुल वैसे रख लो, यहाँ NO2 है, यहाँ भी NO2, यहाँ NO2 था, जैसा है वैसे रहने दीजिए। अब इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जोड़ना है, ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, इन दोनों पे ही एडिशन रिएक्शन होगी, तो Br के दो जो आपके क्या नाम है एटम्स हैं वो इस पर ऐड ऑन हो जाएंगे, बाकी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। अब इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, वो एक प्लस आइसोमर बन रहा है, माइनस आइसोमर यहां पर नहीं प्राप्त हो रहा, यानी कि जो Br है दोनों नीचे साइड में जुड़ गए और हाइड्रोजन दोनों कहां है, ऊपर साइड में जुड़े हैं। अगर ऐसा हो जाए कि एक Br ऊपर जुड़ जाए, हाइड्रोजन नीचे जुड़ जाए, तो माइनस आइसोमर जो है वो बनेगा। तो आप देख रहे हैं दो कायरल सेंटर्स यहां पर बन गए, लेकिन डायरेक्ट बने हैं बिना किसी रिएजेंट, बिना किसी कैटलिस्ट के, जो कि एक सिंथेसिस है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस का एग्जांपल है। बट इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। ये सीधे सीधे बन रहा है और एक ही आइसोमर बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा, तो ये एब्सोल्यूट का एग्जांपल है। जबकि नीचे वाला किसका एग्जांपल था, पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस का। ये जो भी क्वेश्चंस अभी 2 नंबर में आ रहे हैं, खास करके जो रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे बड़े क्वेश्चंस भी आपको बनने को मिलते हैं, 7 नंबर और 10 नंबर वाले। इन सभी टॉपिक्स पे अलग अलग हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस डाले हैं, आसान तरीके से समझाने की आपको कोशिश भी की है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और उसके लिए प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप तैयारी कर सकते हैं, आपके पास समय है तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर देखिए कि वो 7 और 10 नंबर में आते हैं। जैसे ये अगला प्रश्न है, ये भी इसी तरीके का प्रश्न है, व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। देखिए एक एग्जांपल ले लिया जाए, अगर हम लोग जो है 2 ब्यूटीन ले लें, 2 ब्यूटीन, और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग Br के साथ कराएं, यानी ब्रोमिनेशन इसका कराएं, तो ये एडिशन होगा। एडिशन होने के बाद हमें 3 तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो जो है हमारा डेक्सोरोटेटरी प्रोडक्ट मिलेगा, एक हमारा लियोरोटेटरी प्रोडक्ट मिलेगा, और एक हमें मीजो प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब इस रिएक्शन को अगर हम लोग कराते हैं, तो अगर हमें दोनों चीज मतलब 3 में से कोई एक बन रहा है या 2 कोई बन रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। और अगर किसी एक पर्टिकुलर, क्योंकि 2 ब्यूटीन आप जानते हो सिस और ट्रांस 2 तरीके से पाई जा सकती है, सिस 2 ब्यूटीन हो सकती है और ट्रांस 2 ब्यूटीन हो सकती है। तो सिस वाला अलग प्रोडक्ट्स बनाता है, ट्रांस वाला अलग प्रोडक्ट्स बनाता है। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस के अंतर्गत रखते हैं। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहां पर जो आइसोमर्स बनने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमर एक से ज्यादा अगर पॉसिबल है, तो कोई एक या डिफरेंट जो प्रोडक्ट है वही बन रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस बोलते हैं। यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला होता है, साधारण शब्दों में कहें ऐसी रिएक्शंस में, स्टीरियो स्पेसिफिक वाले में, वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को, जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है या जो रिएक्टेंट है,
वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जबकि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस में जब हम लोग किसी भी रिएक्शन को करते हैं तो कोई एक ही आइसोमर बन रहा है, दूसरा आइसोमर नहीं बन रहा, या जो पोटेंशियल बनने वाला है वो नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस बोलते हैं। आप 2-ब्यूटीन का सिस और ट्रांस का एग्जांपल लेकर के समझ सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग सिस जो हमारे पास 2-ब्यूटीन होती है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस पे जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं और जो CH3 लगी हुई है, इसकी पोजिशंस को अगर हम लोग एक साइड लगा ले तो इसे सिस बोलते हैं। यानी कि 1 2 3 और 4 4 कार्बन है, सिस 2-ब्यूटीन है। अब इसकी अगर ब्रोमिनेशन कर दिया जाए ब्रोमीन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर ऐड हो जाएगा, सिंपल एडिशन रिएक्शन होंगी और 2 तरीके के प्रोडक्ट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब 2 तरीके के प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, पहला जहां पे तो CH3 हो गया, एक तरफ Br हो गया, और इसका उल्टा वाला भी कि दूसरे वाले कार्बन पर उल्टा जुड़ जाए, यहां पर H जुड़ जाए, यहां पर Br जुड़ जाए और यहां पर हमारा CH3 हो, तो ये एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि हमारा डेक्सोरोटेटरी प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। एक और प्रोडक्ट यहां पे बनेगा, ये बनेगा हमारा CH3। अब इसी का जस्ट मिरर इमेज, यानी कि इनेंशियोमर यहां पर फॉर्म हो जाएगा, और ये H इधर और Br इधर, CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिवोरोटेटरी प्रोडक्ट होगा। तो जब भी आप सिस 2-ब्यूटीन के साथ रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन की, तो ऐसी कंडीशन में 2 प्रोडक्ट्स आपको प्राप्त होंगे, लिवोरोटेटरी एंड डेक्सोरोटेटरी, एंड नो मीजो प्रोडक्ट विल बी फ्रॉम। मीजो प्रोडक्ट जो है वो यहां पर मीजो जो है वो नहीं बनेगा। जबकि अगर हम लोग ट्रांस 2-ब्यूटीन ले लें, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 इधर हो गया और एक CH3 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपने लगा दिया, तो ये हमारा ट्रांस 2-ब्यूटीन हो जाएगा। अगर इसका हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमें केवल एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है, कौन सा, मीजो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। बड़ी ही बढ़िया रिएक्शन है, इसी एक रिएक्शन से आप समझ लेते हैं, इसमें कहीं पर भी डेक्सोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी जो आइसोमर्स हैं वो नहीं बनते, सीधे क्या बनता है, मीजो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो मीजो हमने पहले ही बताया आपको इस आज ही की मीजो प्रोडक्ट में जो ऐसा हो कि मिरर इमेज बन जाए, यहाँ पे क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन रहा है। तो जब भी अगर नॉर्मल आप रेसमिक मिक्सचर ले लें इन दोनों का और उसके बाद रिएक्शन कराएं, तो आपको 3 प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ऐसी रिएक्शंस जहां पर किसी एक के साथ आपने रिएक्शन कराया, तो इसे ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव भी है और स्टीरियो स्पेसिफिक भी है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि जब हमने ट्रांस के साथ किया तो केवल हमको एक प्रकार का ही स्टीरियो आइसोमर प्राप्त हुआ, बाकी दोनों प्राप्त नहीं हुए। जबकि सिस के साथ भी हमें 2 प्राप्त हुआ और एक प्राप्त नहीं हुआ। तो ये क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक का भी एग्जाम्पल है और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ये दोनों जो है एग्जाम्पल हमारे इसी एग्जाम्पल से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल D कैपिटल L नोमेनक्लेचर एंड स्मॉल d एंड स्मॉल l नोटेशन या नोमेनक्लेचर। देखिए क्या होता है कि स्टीरियो आइसोमर्स की एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई कि जब वो प्लेन पोलराइज लाइट, यानी प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है कि जब हमारे पास लाइट जो ऑर्डिनरी सोर्स से आती है उसको हम अगर निकोल प्रिज्म से गुजार दें तो वो एक डायरेक्शन में फिक्स होता आती है। अब ये अगर इसको हम लोग किसी हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन से इसको गुजारते हैं तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड घुमाता है। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड घुमाता है तो उसे हम लोग लेवोरोटेटरी बोलते हैं और स्मॉल l से उसे डोनेट करते हैं। याद रखिएगा किससे करते हैं, स्मॉल l से, और माइनस इसको लिखते हैं। जबकि अगर ये राइट साइड में रोटेट कर रहा है तब इसे हम स्मॉल d से दिखाते हैं और इसे हम प्लस लिखते हैं। याद रखिए ये प्लेन पोलराइज लाइट किधर हमारा कंपाउंड रोटेट कर रहा है उसको बताने का तरीका स्मॉल d और स्मॉल l होता है। जबकि कैपिटल D और कैपिटल L क्या बताता है, कैपिटल D और कैपिटल L किसी भी कंपाउंड के 3 डायमेंशनल स्पेस में जो उसका स्ट्रक्चर है उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है वो कैसे अरेंज है, और ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताने का तरीका होता है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए आज यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है जिसे आप R और S से लिखते हो, तो अब तो केवल कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स में जनरली इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और इसके लिए हम ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल होता है ये है आपके सामने ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसमें सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन पता किया गया था और देखा गया कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है वो 3 कार्बन की एक चेन है जिसके कार्बन नंबर 2 पे हमें कायरल कार्बन देखने को मिलता है। इसके लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ अगर OH ग्रुप लेफ्ट की तरफ लगा है तो उसे हम लोग L ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर राइट साइड में लगा हुआ है तो उसे हम लोग D ग्लिसरॉल्डिहाइड के रूप में जानते हैं।
अब अगर कोई और कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड आपके सामने है और उसका आप कंपैरिजन करके इस कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, जैसे कि बीच में कार्बन की संख्या आप लगाते चले जाइए, कई सारे कार्बन होंगे, जैसे ग्लूकोज है तो 6 कार्बन होगा, लेकिन जो सेकेंड लास्ट वाला कार्बन है उस पर OH ग्रुप की पोजीशन कहां पर लगी है उसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ कंपेयर करके उसका एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे राइट साइड में लगा हुआ है इस एग्जांपल में, तो इसे हम लोग डी ग्लूकोज बोल रहे हैं, और इधर लेफ्ट साइड में लगा हुआ है तो इसे एल ग्लूकोज बोल रहे हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड में भी लेफ्ट साइड में एल बोल रहे थे और राइट साइड में क्या बोल रहे थे, डी बोल रहे थे। तो इस प्रकार से कैपिटल डी और कैपिटल एल जो होता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के रेफरेंस में डेक्स्ट्रो और लेवो है, यानी कि राइट और लेफ्ट में OH ग्रुप की पोजीशन, और अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप की पोजीशन को बताता है और आपको उसके कॉन्फ़िगरेशन यानी उसके स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल स्पेस में समझने में मदद करता है। जबकि जो स्मॉल जो डी और एल है वो ये बताता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को वो बता रहा है कि कोई जो ऑप्टिकल रोटेशन है हमारे इस मॉलिक्यूल्स का वो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं या राइट साइड में रोटेट करते हैं, ये स्मॉल डी और स्मॉल एल बताता है। इस पर बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, कई बार प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको एकदम क्लियर रखिएगा। जब मैं ये टॉपिक्स पढ़ा रहा था तब भी आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरॉन। फ्यूरॉन की सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं? थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, अभी तो हम लोग पहले ही पेपर पे हैं। तो फ्यूरॉन जो होती है वो 5 मेंबर रिंग सिस्टम होता है, ये हमने अपने नोट से ही निकाल रखा है, आप देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग सिस्टम में ऑक्सीजन जो है वो एज अ हेटेरोएटम होता है और इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब ये जो कंपाउंड है इसकी सिंथेसिस हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम पेंटोसन्स का एल्डोपेंटोज के साथ में कन्वर्जन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या हाइड्रोलिसिस करके 5 कार्बन की एक जो है वो चेन बन जाती है, और फिर इसमें हम लोग इसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन करते हैं, पानी जो है 3 मोल इसमें से निकालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड इसको गर्म करके, तो ये फर्फ्यूरल में कन्वर्ट हो जाता है। आप सीधे फर्फ्यूरल से भी फ्यूरॉन बना सकते हो। फर्फ्यूरल में जब हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से बाहर निकाल देते हैं, CO जो ग्रुप है ये बाहर निकाल देंगे, तो हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZNO एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूरॉन। अगर हम लोग फ्यूरोनिक एसिड ले लें तो सेम इस तरीके से रिएक्शन करते हैं, इसे हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा गर्म करेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी और हाइड्रोजन जो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और आपको फ्यूरॉन मिल जाएगा। और एक जो सिंपल है कि किसी भी 5 मेंबर रिंग सिस्टम में अगर आप हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम की सिंथेसिस करना चाहते हैं, तो एक 2 साइंटिस्ट मिलकर के पाल और नॉर ने हर चीज का सिंथेसिस दिया हुआ है, तो उसमें हम क्या करते हैं 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स को लेते हैं और इसका टॉटोमेरिज्म के फलस्वरूप यहाँ पर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं इस ऑक्सीजन के पास, तो ये डाई क्या नाम है हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ZnCl2 के प्रेजेंस में यहाँ से वाटर निकालते हैं, एक से OH एक से H, तो यहाँ से पानी निकलेगा और इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है और इस साइक्लाइजेशन की फलस्वरूप हमें फ्यूरॉन प्राप्त हो जाता है। इसी में अगर हम लोग यहाँ पे अमीनो ग्रुप डाल दें, अमोनिया डाल दें जैसे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूरॉन की जगह, सेम पाल और सिंथेसिस में। तो ये इसकी सिंथेसिस करने के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए भी हमने इतना सारा कुछ डिस्कस कर लिया, तो आपको मालूम है कि जो हमारा मॉलिक्यूल होना चाहिए उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी करेगा जब वो कायरल होगा या डिसिमेट्रिक होगा, यानी उसमें किसी प्रकार की सिमेट्री पाई नहीं जानी चाहिए, ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। जो मॉलिक्यूल होता है अगर उसमें कायरल कार्बन है, ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इस कायरल कार्बन की जैसे ABCD 4 ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये कायरल कार्बन जो होता है वो हमारे मॉलिक्यूल को जनरली जो है डिसिमेट्रिक बनाता है और वही ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो शो करती है। कुछ और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां कायरल कार्बन ना होने के बावजूद भी सिमेट्री देखने को ये कायरलिटी प्रोड्यूस होती है और ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि बाइफिनाइल सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल जो कंपाउंड्स होते हैं जिससे एपो आइसोमेरिज्म के नाम से भी आप जानते हैं हम लोग, तो वो आइसोमेरिज्म भी एक एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हो। इसमें ईच जो एसिमेट्रिक या कायरल एटम्स होते हैं उनमें जो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने कायरल कार्बन है उतने ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स हमको देखने को मिलते हैं, और इसकी जो संख्या होती है वो 2 की पावर n स्टीरियो आइसोमर्स होता है। यानी अगर हमने कहा कि किसी मॉलिक्यूल में अगर 2 जो है वो कायरल कार्बन्स हैं तो उसमें जो टोटल आइसोमर्स बन सकते हैं 2 की पावर 2 बनेगा,
और कितना बनेंगे, 4 आइसोमर्स बन सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो नॉन सुपर इंपोजेबल, ध्यान रखिएगा, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जब वो कायरल कार्बन अगर इस प्रकार से सेट होते हैं तो जो उसका मिरर इमेज बनता है वो नॉन सुपर इंपोजेबल बनता है। ठीक आपके हाथों के तरीके से ये दोनों हाथ जो है वो पंजे जो हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन जब एक को उठा के हम दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल हो जाएगी। जो आप देख रहे हैं अंगूठा जो है वो एक दूसरे को ढक नहीं रहा, ऐसे उठा के नहीं रखना है, हाथ नहीं जोड़ना है, ऐसे रखना है, उठा के एक के ऊपर एक को रखना है, तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल हो जाता है। और अगर नॉन सुपर इंपोजेबल हो रहा है तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अदर डायरेक्शन में घुमाएगा। और ये सब कंडीशंस होती हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करने के लिए। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं अगले पेपर की तरफ जो है हमारा 2019-20 का पेपर। तो कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल क्या होता है उसमें डिफरेंस आपको बताना, इतना सारा हम पहले ही बता चुके। कायरल जो होते हैं उनमें वो नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं मिरर इमेज में, जैसा अभी आपको दिखाया मैंने। ये जो है इनकी जो सिमेट्री होती है उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलती। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। एग्जांपल में आप लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हो। एक आधा मॉलिक्यूल वो होता है जो सुपर इंपोजेबल हो जाएगा अपने मिरर इमेज के ऊपर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, ये कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। एग्जांपल में इथेनॉल, मिथेनॉल, कुछ भी जो लेना हो वो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन ई एंड जेड आइसोमर विद सुटेबल एग्जांपल। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स अभी हमने देखे थे उसके क्या नाम है 2 ब्यूटीन के, तो वो बिल्कुल एग्जांपल्स हैं सिस एंड ट्रांस के। बट कई बार क्या होता है कि जब सेम ग्रुप लगे रहते हैं तो हम सेम साइड में तो उसको सिस बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे ट्रांस बोलते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों डबल बॉन्ड के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड हमें आइसोमर्स प्रदान करता है जिसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। और उनके नॉमेनक्लेचर के लिए आज के डेट में हम लोग ई एंड जेड आइसोमर्स का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्या होता है कि जब दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों सेम कार्बन पर और उस पर जो है डबल बॉन्ड एक और कार्बन के साथ जुड़ा हो तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन हो जाता है। यानी कि जो कार्बन है उस कार्बन और इस कार्बन दोनों के बीच में जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता, मतलब ये रोटेट नहीं हो सकते। रोटेट नहीं होंगे तो इनकी पोजीशन हो जाएगी फिक्स। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले ले, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर Br लगा हुआ है, इधर भी जो है क्या नाम है C2H5 लगा हुआ है बाई चांस, और इधर जो है क्या लगा हुआ है, मान लेते हैं हम लोग Cl लगा हुआ है। ठीक, अब इसी को दो तरीके से हो सकता है कि Br ऊपर हो जाए, CH3 नीचे हो जाए, और यहाँ पर Cl ऊपर हो जाए और क्या नाम है, नहीं सॉरी, यहाँ पर C2H5 अपनी पोजीशन पर रहे और Cl अपनी जगह पर रहे। तो अब ये दो पोजीशंस आपको देखने को मिल रही है, या ऊपर नीचे यहाँ पर भी हो सकता है। तो अब ये दो पोजीशंस जो आपको देखने को मिल रही हैं, अब ये सिस और ट्रांस तो हम इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेम ग्रुप नहीं लगे हुए हैं, तो इसीलिए ई और जेड का प्रयोग किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल कैन इन्वॉल्व प्रीलॉक सिस्टम, जिससे आप RS सिस्टम कैलकुलेट करते थे, वो क्या बताता है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग इसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो एक कार्बन पे दो ही ग्रुप लगा हुआ है, Br की एटॉमिक नंबर ज्यादा होती है देन द कार्बन, तो ये पहला प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, ये दूसरा प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर Cl का जो एटॉमिक नंबर है वो कार्बन से ज्यादा है, तो ये पहला प्रायोरिटी हो गया, ये सेकेंड प्रायोरिटी हो गया। अब ये कहता है कि अगर हायर प्रायोरिटी के ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है तो उसे हम लोग ई से डोनेट करेंगे, और अगर हायर जो प्रायोरिटी के ग्रुप्स हैं वो सेम साइड में है तो उसे हम लोग जेड या जूसामेन के रूप में लिखते हैं। तो अब आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे हायर ग्रुप्स हैं वो कहाँ हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ई आइसोमर हो जाएगा। और यहाँ पर सेम साइड में लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हायर ग्रुप जो है वो सेम साइड में लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जेड आइसोमर हो जाएगा। यही होता है जेड और ई आइसोमर। आप एग्जांपल देके ऐसे ही इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा द आइसोमर्स ऑफ इथेन। ये पहले ही क्वेश्चन के साथ आंसर भी आ गया। तो यहाँ पर इथेन जो होती है उसमें दो प्राइमरी कन्फर्मर्स हमें देखने को मिलते हैं, इक्लिप्स्ड और स्कैटर्ड। जो इथेन है उसका जो फॉर्मूला आप लिखते हो वो आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हमेशा, CH3CH3। अब इसको ओपन करके लिखते हैं तो हर एक हाइड्रोजन को हम लोग लिख देते हैं ओपन करके, और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं जो कि बढ़िया से ओवरलैप एक दूसरे से किए होते हैं, तो ये रोटेट कर सकते हैं। अब अगर इसी को हम लोग जैसे सामने से देख रहे हैं, इसको आप उठा करके कुछ आप यहां खड़े हो जाइए इस जगह पे, और यहां से देख रहे हैं इस कार्बन को सामने से अगर आप देखें तो आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा जैसा यहां इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। तो ये इसके दो कंडीशंस हो सकती हैं। ये रोटेशन होने से पहले ऐसा है कि ये पहले वाला कार्बन दूसरे वाले कार्बन को पूरी तरीके से ढक रहा है और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन्स भी एक दूसरे को ढक रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग इक्लिप्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये रोटेट हो जाए, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है, सिंगल बॉन्ड है तो ये रोटेट होता है।
जब ये रोटेट होगा तो ऐसी कंडीशन आ सकती है जहां पर ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगे। देखिए ये हाइड्रोजन अब नीचे की तरफ लग गया, ये ऊपर की तरफ लगा है, तो एक दूसरे को ये ढक नहीं रहे हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग स्कैटर्ड बोलते हैं। अब इसे लिखने का जो तरीका है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, ये इसको बोलते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। एक बार क्वेश्चन पूछा भी है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, जो सामने वाला कार्बन हमें दिख रहा होता है उसे हम डॉट से नोटिस करते हैं, और जो हमें पीछे वाला कार्बन है जो कि हमें सही से नहीं दिख रहा होता है उसे हम सर्किल बना देते हैं। तो ये पहले वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं उनको हम लोग एक डायरेक्शन में 120 आप डिग्री जानते हैं लगा हुआ है, और दूसरे वाले से जो दिख रहा होता है वो इस सर्किल से हम लोग बनाते हैं। जैसे कि ये स्कैटर्ड का मैं निशान बना रहा हूं, जैसे कि ये आपने स्कैटर्ड वाले का देख रहे हैं। और जब हम लोग इक्लिप्स वाले कंफर्मेशन को, यानी कि जहां पर ये ढक रहे होते हैं, जब हम बनाते हैं तो ये सीधे यहां से देखिए ये पहला वाला कार्बन है और इसको बगल से हाइड्रोजन दिखाते हैं, ताकि ये बताने के लिए सीधे तो ढक के बना नहीं सकते, तो एकदम जस्ट बगल में लगा देते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। और ये दोनों ही रूम टेम्परेचर पर रोटेशन होने की वजह से ये दो स्ट्रक्चर्स जो है पॉसिबल है। इसे हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, और ये किसी भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन और उसमें रोटेशन होने की वजह से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये स्टेरिक हिंड्रेंस और ये सारी चीजें हैं जो आप पहले भी हमने डिस्कस कर लिया, उसी के हिसाब से आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू सिंथेटिक प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल। पायरॉल का सिंथेसिस जो है वो हम लोग पाल नॉर सिंथेसिस के थ्रू कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था। बाकी दो सिंपल सिंथेसिस मैं आपको दिखा दे रहा हूं। पायरॉल जो होती है वो भी एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम होती है, जहां पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग सिस्टम में पड़ा रहता है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर इसका पहले भी एक बार डिस्कस किया। और ये जो है डिफरेंट जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है या एल्कोलाइड्स हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है। सिंथेसिस की बात करें तो 2-ब्यूटीन 1,4-डाइऑल जो है प्रोडक्ट, इसको लेकर के 2-ब्यूटाइन जो है इसको लेकर के अगर अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निकलेगा, और ये जो है हाइड्रोजन को ले लेकर के एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा एक अमोनिया पर से, तो ये क्या बनाएगा, 1 मोल पानी बनाएगा। फिर दूसरा हाइड्रोजन आएगा, यहाँ के दूसरे OH ग्रुप के साथ जुड़ेगा, दूसरा मोल ऑफ वाटर निकलेगा, 2 मोल ऑफ वाटर निकल जाएंगे, और नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ करके साइक्लाइजेशन करके पायरोल का प्रोडक्शन कर देगा। एक पाल नॉर सिंथेसिस भी है, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, तो वो मैं आगे आपको एक क्वेश्चन के आंसर में और वो भी दिखा दूंगा। दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड है, जहां पे हम लोग फ्यूरॉन को ले लेते हैं और अमोनिया के साथ उसकी रिएक्शन अल्मुना के ऊपर करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करके, तो पानी निकलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पानी निकल जाएगा और आपको पायरोल रिंग सिस्टम प्राप्त हो जाएगी। तो ये इसके सिंथेसिस करने के तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि मीजो कंपाउंड्स क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। दोबारा इसको नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये 2018-19 के क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आप कोई भी 2 कंपाउंड लेकर के उसका यूज लिख सकते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन ही माना जाएगा, क्योंकि हम पहले भी जो है इसको काफी सारे कंपाउंड्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ और कंपाउंड हम बढ़ाने के लिए हमने दे दिया। जैसे ऑक्साजोल का एग्जांपल ले सकते हैं, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जहां पर 2 हेट्रो एटम्स हमको देखने को मिलते हैं, एक तो जो है नाइट्रोजन और एक तो ऑक्सीजन, एक ही रिंग सिस्टम में। और इसका जो यूजेज है, डिफरेंट यूजेज हैं, ये कंजेटिव फंक्शंस के रूप में यूज करते हैं, एडर्जिक एंटागोनिस्ट, फंगीसाइड, एल्मेंथिक एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी अल्सर एजेंट, और इसके साथ ही साथ ये पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड जैसे बहुत सारे रूल्स में। अब ये नहीं कि ये सीधे आप इसको यूज कर सकते हो, इसके डेरिवेटिव्स और इससे इन सभी प्रोडक्ट्स को आप बना सकते हैं। इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उस पर ये सब एक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो है पायरॉल है, आप पायरॉल है, इमिडाजोल है, कुछ भी ले लीजिए। जैसे कि पायरॉल को हम लोग ने यहाँ पर ले लिया, तो जो पायरॉल है वो भी 5 मेंबर रिंग सिस्टम के रूप में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में यूज करते हैं हम लोग वेरियस कंपाउंड्स की सिंथेसिस में, खास करके ड्रग्स की, फार्मास्यूटिकल्स की, एग्रोकेमिकल्स की, डाइज की, और डिफरेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी, डाइवर्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो शो करता है। और इसमें आपने देखा 5 मेंबर रिंग सिस्टम है, नाइट्रोजन एज ए हेट्रोएटम है, और यहाँ पर ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि रिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। ये एक हेट्रो एटम के रूप में, 5 मेंबर हेट्रो एटम के रूप में, सॉरी हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम के रूप में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट यूज इन द क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन जो होती है वो एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को सीधे एल्केन्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। और इसमें जो हम लोग कैटलिस्ट या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वो होता है जिंक एमलगन, यानी कि जिंक Hg, जो कि कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। रिएक्शन की बात करें तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होती है, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को हम जिंक और एमलगन के प्रेजेंस में HCl के साथ लेकर के गर्म करते हैं, तो यहाँ पर इस दोनों जगहों पर हाइड्रोजन जो है जुड़ेगा और ऑक्सीजन का जो है वो यहाँ से निकलना होता है, और आपको क्या मिल जाता है, एल्केन्स जो है प्राप्त होते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज
क्लेमेंसन रिडक्शन, और इसी तरीके से जो नेम रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस में उन सभी में कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कौन सा रिएजेंट यूज होता है, इस पर जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप सभी का कम से कम ये एक बार देख लें तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड प्रश्न आ गया, गिव द केमिकल रिएक्शन यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड इनटू एल्केन। अब एक ही पेपर में 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों एक दूसरे का आंसर बता रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो आपको मालूम है कि एल्डिहाइड को एल्केन में बदलने का काम कौन करता है, क्लेमेंसन रिडक्शन करती है। जैसा कि अभी आपने रिएक्शन देखा, RCHO को जिंक एमएलगम और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइएगा तो RCHC में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन जो होता है, ये भी एक अच्छी रिएक्शन है जो कि किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करती है एल्केन्स में। तो यहाँ पर RCHO को अगर हम लोग क्या नाम है हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराएं NH2NH2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या NOH, तो वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी एक ऐसी रिएक्शन है जो कि एल्डिहाइड्स को डायरेक्टली एल्केन्स में कन्वर्ट करती है। तो इस तरीके से भी प्रश्न जो है वो पूछता है, जहां पे रिएक्शन क्या है वो आपसे पूछ ले रहा है, उसको एज अ उसके एप्लीकेशन पार्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको आप अच्छे से तैयार जरूर करें। अगला प्रश्न हमारा, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ इमिडाजोल। पहले प्रश्न के उत्तर में 18-19 के हमने इसको डिस्कस किया था, तो दोबारा इसको नहीं कहेंगे, कह सकते हैं आप ये एक रिपीटेड प्रश्न है। 2018-19 में भी इमिडाजोल पूछा गया था। अगला हमारा, डिफाइन द टर्म स्मॉल डी स्मॉल एल कैपिटल डी कैपिटल एल। तो ये भी हमने पिछले वाले में ही डिस्कस कर दिया था। वैसे वहां पे कैपिटल डी और कैपिटल एल ही पूछा था, बट हमने स्मॉल डी और स्मॉल एल भी आपको रिपीटेड प्रश्न है, 18-19 में ये भी पूछा गया था और इसको भी हमने वहां पर एक्सप्लेन आपको कर रखा है। अगला चलते हैं अब 2021-22 के पेपर की तरफ, और यहां पर जो पहला प्रश्न है वो है डिफाइन इनेंशियोमर्स विद एग्जांपल। तो हमने कहा कि जो भी 2 स्टीरियोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोलते हैं। इनेंशियोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल सेम होती है, बट उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है एटम्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो अलग अलग होता है, और इसीलिए उन्हें हम लोग वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 2 अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इसीलिए उसे हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स या इनेंशियोमर्स के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल में आप लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि 2 तरीके से देखने को मिलती है, ग्लिसरॉल डिहाइड का एग्जांपल ले सकते हैं जो कि 2 तरीके से मिलती है। इस तरीके से सभी इनेंशियोमर्स होंगे। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ग्लिसरॉल डिहाइड का एग्जांपल हम लोग ले रहे थे, तो ये हमारे पास 3 कार्बन की एक चेन है जिसके कार्बन नंबर 2 पे हमें कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है। ये OH ग्रुप राइट साइड और लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं। अगर आप डी ग्लिसरॉल डिहाइड को उठा करके एल ग्लिसरॉल डिहाइड के ऊपर रखोगे तो ये पूरी तरीके से नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, यानी इसको पूरी तरीके से ढक नहीं पाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर कहलाएंगे। ठीक इसी तरीके से लैक्टिक एसिड का भी सेम केस है, यहां पर भी एक दूसरे के ये मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो ये भी क्या है, इनेंशियोमर्स के एग्जाम्पल हैं। और इनेंशियोमर्स की खास बात बस खाली याद रखिएगा कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे आप डी ग्लूकोज लें, एल ग्लूकोज लें, तो दोनों ही आपको मीठे लगेंगे, दोनों व्हाइट कलर के देखने को मिलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब लगभग सेम होता है। लेकिन बस जो 3 डायमेंशनल स्पेस में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, OH ग्रुप की पोजीशन जो है वो बदल जा रही है, यहाँ पे OH ग्रुप की पोजीशन जो है वो बदल जा रही है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो OH ग्रुप है, जो कंपाउंड लगे, जो आपके ग्रुप या एटम्स लगे हुए हैं, उनकी पोजीशन बदल जाती है और इसी वजह से हमें 2 इनेंशियोमर्स जो है वो प्राप्त होते हैं और ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मीजो कंपाउंड विद एग्जांपल। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, 18-19 में भी, 19-20 में 2 बार ये पूछा गया है। 3 साल लगातार मीजो कंपाउंड्स आपसे पूछा गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन E एंड Z आइसोमर्स विद एग्जांपल। ये भी हमने आपको डिस्कस कर लिया, 2019-20 के पेपर में था, तो ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है और इसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सीक्वेंस रूल। तो सीक्वेंस रूल जो है वो कैन इनगॉल्व प्रीलॉग, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोला था। इसको हम लोग CIP रूल भी या प्रायोरिटी रूल्स के रूप में भी जानते हैं। और ये किसी भी कायरल कार्बन के ऊपर, जैसा भी हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे E and Z, तो मैंने वहां पे भी आपसे CIP रूल के बारे में ही बोला था। तो ये E and Z, R and S जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, उनको डिस्कस करने के लिए कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन में हमारा मॉलिक्यूल है, यानी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए इन सीक्वेंस रूल या CIP रूल्स के नाम से भी पूछ सकता है, इसको हम लोग यूज करते हैं। रूल में है क्या, बड़े सिंपल से रूल है, उसको आप समझ लीजिए। पहला तो ये कि एटॉमिक नंबर से प्रायोरिटी, यानी कायरल कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, इन ग्रुप्स के की जो एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको आप प्रायोरिटी 1 रखोगे, उससे कम वाले को प्रायोरिटी 2, उससे कम वाले को प्रायोरिटी 3 और सबसे कम वाले को प्रायोरिटी 4 आप रखते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के रूप में लिख लें, आयोडीन सबसे ज्यादा, फिर Br, फिर Cl, फिर S, फिर P, फिर O, फिर N, फिर C, फिर H। इन सब का आपने जिस क्रम में रखा है, इनको एटॉमिक नंबर के घटते हुए क्रम में रखा है। आइसोटोप्स, अगर किसी, मान लीजिए कि किसी कार्बन पर 2 आइसोटोप्स लगे हुए हैं, किसी एक ही क्या नाम है
एटम के, तब जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसे हम लोग हाई प्रायोरिटी में मान लेते हैं। जैसे कि ड्यूटेरियम लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हम ड्यूटेरियम को बड़ा मानेंगे, हाइड्रोजन को क्या मानेंगे, छोटा मानेंगे। चेन की अगर बात करें तो अगर किसी भी मान लीजिए मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे इधर एक CH3 लगा हुआ है, इधर CH2CH3 लगा हुआ है, तब इस केस में किसको बड़ा मानेंगे, तो ये कहता है कि अगर पहला वाला एटम अगर बराबर हो जाए तो हम नेक्स्ट एटम की तरफ चेन में चलते हैं। जैसे इसमें नेक्स्ट एटम में हाइड्रोजन सी लगे हुए हैं, लेकिन इसके नेक्स्ट एटम में फिर से कार्बन मिल रहा है, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी 1 होगी और इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हो गया तीसरा रूल। और चौथा रूल ये कहता है कि अगर कार्बन के ऊपर जो भी ग्रुप लगे उसमें अगर डबल बॉन्ड्स हैं तो हम 2 बार इसको गिनेंगे एटम को, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सेम एटम को हम 3 बार गिन करके उसकी प्रायोरिटी को क्या है बताते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सीक्वेंस रूल या फिर CIP रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द रिएक्टिविटी एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पायरॉल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7 नंबर 10 नंबर में पूछता है, इसको जरूर एक्सप्लेन करके आप पढ़िए। एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी दोनों जो है, कई बार अलग अलग पूछेगा या एक साथ पूछेगा, और हमने बहुत एक्सप्लेन करके इस पर वीडियो भी आपको बना करके दिया हुआ था। उसी वीडियो से हम यहाँ पर एक क्या नाम है इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको करने की कोशिश करते हैं। पायरॉल जो होता है वो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो पायरॉल का अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था, उसका जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग सिस्टम के अंदर वो डाल देता है। ठीक है, इस रिंग सिस्टम के अंदर डालने की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और जो रिएक्टिविटी है रिंग सिस्टम की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रति, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज्यादा होगी तभी वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट रिंग जो है वो हमारी करती है। और फ्यूरॉन की उससे कम और थायोफिन की सबसे कम होती है, क्योंकि फ्यूरॉन जो थायोफिन का सल्फर होता है वो जल्दी जनरली पार्टिसिपेट यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम करता है, जिसकी वजह से इसकी जो आपकी रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप याद रखेंगे पैरेलल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्यूरॉन की, और सबसे कम क्या होती है, थायोफिन की। इसी तरीके से अगर इसकी एरोमेटिसिटी की बात करें तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई चीज होगी, मतलब एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही कम एरोमेटिसिटी को वो प्रोड्यूस करेगा। तो थायोफिन में जो सल्फर होता है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की होती है, उससे ज्यादा जो होती है वो नाइट्रोजन की, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की होती है। इसीलिए जो एरोमेटिसिटी है वो थायोफिन की सबसे ज्यादा हो गई, पैरॉल की उससे कम हो गई, और फ्यूरॉन की जो है वो सबसे कम हमें एरोमेटिसिटी देखने को मिलती है। रिएक्टिविटी में क्या हो रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाने की वजह से क्या नाम है, आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका डीलोकलाइजेशन होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तेजी से होता है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अलग है, जबकि जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है वो अलग है। थायोफिन जो है वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, उसके बाद पैरॉल, और सबसे लीस्ट जो एरोमेटिक है वो हमारा फ्यूरॉन होता है। तो इसका आप इस तरीके से कंपैरिजन का चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं। बेंजीन जो है वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक होती है, उसके बाद थायोफिन, उसके बाद पैरॉल, और उसके बाद फ्यूरॉन। जबकि अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें पैरॉल है, उसके बाद फ्यूरॉन है, उसके बाद थायोफिन है, और सबसे लीस्ट मतलब इन चारों में देखा जाए तो बेंजीन की रिएक्टिविटी इन तीनों से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ फ्यूरॉन, गिव इट्स रिएक्शन। तो जब रिडक्शन प्रोडक्ट हम देखना चाह रहे हैं, मतलब रिडक्शन करना चाह रहे हैं फ्यूरॉन रिंग का, तो हमें जनरली 2 तरीके के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप नॉर्मली कर रहे हो तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन आपको मिलेगा, नहीं तो आप इसको 2,5 डाइहाइड्रोफ्यूरॉन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो फ्यूरॉन रिंग के ऊपर जो कार्बन है उस पर जाकर के अटैच हो जाते हैं और रिडक्शन हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले जाए तो फ्यूरॉन का रिडक्शन अगर 1 मोल हाइड्रोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल के प्रेजेंस में हम करें और इसे गर्म करेंगे तो इन पोजीशंस पर एक मोल या एक एटम ऑफ क्या नाम है हाइड्रोजन जो है वो एड ऑन हो जाएगा, और इसके एड ऑन होने की वजह से डबल बॉन्ड जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अगर केवल एक यहां और यहां जोड़ा जाए तो ये डबल बॉन्ड इसके बीच में ट्रांसफर हो जाएगा, तब उसे हम बोलेंगे 2,5 डाइहाइड्रोफ्यूरॉन। तो ये 2 तरीके के रिडक्शन प्रोडक्ट जो है वो फ्यूरॉन हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फार्मास्यूटिकल यूजेज ऑफ ऑक्साजोल। ऑक्साजोल जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था 2019-20 के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वहां पे डिस्कस कर दिया, तो दोबारा से यहाँ पे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताया था 5 मेंबर्ड सिस्टम है जिसमें एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन पाया जाता है और डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटी ये शो करता है। अगला प्रश्न है राइट द फार्मास्यूटिकल यूजेज ऑफ क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम होती हैं। क्यूनोलिन जो है वो एंटी मलेरियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर एजेंट्स के तरीके से हम लोग यूज करते हैं, या इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो ये एक्टिविटी शो करते हैं। डिफरेंट ड्रग्स हैं जैसे कि क्लोरोक्वीन है जो कि एंटी मलेरियल यूज होती है, पापावेरिन है जो कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है,
हमारा क्यूनाप्रिल है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव है, सिग्नाक्लोरिल जो है जो कि एंटी एस्थमा ड्रग के तरीके से यूज किया जाता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन अभी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी इसको कोविड के समय में, जो कि एक एंटी मलेरिया ड्रग है, हमारा इमिटीन है जो कि इमिटिक के तरीके से यूज करते हैं, वोमिटिंग सेंटर को इंड्यूस करने का काम करता है, वोमिटिंग कराने का काम करता है, डाईमेथिस्क्यूइन है जो कि एनेस्थेटिक के तरीके से यूज होती है। इन सभी ड्रग्स में हमें क्यूनोलिन सिस्टम देखने को मिलता है। जबकि आइसोक्यूनोलिन सिस्टम की बात करें तो ये एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है जनरली शो करता है, और ये मेडिसिनल प्लांट्स में भी पाया जाता है, फोक मेडिसिन में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि आइसोक्लोनिन एल्कलॉइड्स, बर्बेरिन है, कोडीन है, मॉर्फिन है, उन सभी के स्ट्रक्चर्स में आपको आइसोक्लोनिन देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो डाईमेथिस्क्वीन जो कि एक एनास्थेटिक है, डी ब्राइसोक्वीन जो कि क्यूनाप्रिल जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तरीके से यूज करते हैं, पापावरीन आइसोक्लोनिन और क्यूनोलिन के डेरिवेटिव्स के रूप में इसका भी प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ये एक वैसोडाइलेटर के रूप में होती है। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आइसोक्लोनिन के यूजेस का या फार्मास्यूटिकल यूजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लिच रिडक्शन। ब्लिच रिडक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो कि किसी भी एरोमेटिक रिंग सिस्टम को नॉन कंजुगेटेड डाइन सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम करती है, और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सिंथेसिस करने में ये हमारी मदद करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए भी है क्योंकि ये सेलेक्टिवली रिड्यूस करती है एरोमेटिक रिंग्स को नॉन कंजुगेटेड डाइन्स में, और इसके डिफरेंट जो है यूजेज है वो आपके सामने लिखे हैं, बट पहले हम रिएक्शंस देख लें। तो सिंपल सी रिएक्शन किसी भी एरोमेटिक रिंग सिस्टम जैसे कि बेंजीन का एग्जांपल आप ले लीजिए, इसकी रिएक्शन सोडियम या लिथियम की प्रेजेंस में अमोनिया और इथेनॉल के साथ जब हम कराते हैं तो ये एडिशन होता है यहाँ पर कार्बन पर किसी दो पोजीशंस पर, जैसे यहाँ करा दिया, और इसकी पोजीशंस की वजह से जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है शिफ्ट होगा, और हमें एक नॉन कंजुगेटेड डाइन जो होती है, मतलब कि दो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इसे डाइन बोल रहे हैं आप। नॉन कंजुगेटेड का मतलब है कि ये एक साथ नहीं है ना, एक सिंगल बॉन्ड के बाद है, तो ये दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, इसीलिए इसे हम लोग नॉन कंजुगेट डाइन्स बोल रहे हैं, जैसे कि 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन जो है यहाँ पर बन रही है। इस रिएक्शन को हम ब्लिच रिडक्शन बोलते हैं, और इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ब्लिच रिडक्शन क्या है वो आपके सामने हो गया। अब इसके यूजेस की बात करें तो नेचुरल प्रोडक्ट की सिंथेसिस में यूज किया जाता है, जहां पर हम डिफरेंट जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस, जैसे कि स्टेरॉइड और हार्मोन्स से हम की सिंथेसिस में इसका प्रयोग करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टेरॉइड और हार्मोन से रिलेटेड जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं और जो ड्रग्स हैं इनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स की, उनकी सिंथेसिस करने में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये डिफरेंट जो साइक्लोहेक्साडीन्स बनती हैं ये ब्लिच रिडक्शन से, वो डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक की तरीके से काम करती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में, और ये एक कंट्रोल ऑफ रिडक्शन जो हमें प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से रिड्यूस हम किसी पर्टिकुलरली जो एरोमेटिक रिंग्स हैं उनका रिडक्शन कर सकते हैं, और उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को कंबाइन करके भी देख सकते हैं। तो ये ब्लिच रिडक्शन और उसके एप्लीकेशंस होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्कस द क्लासेन एस्किमेटेड कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लासेन एस्किमेटेड कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में की जाती है। एक एल्डिहाइड या कीटोन हम ऐसा लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, और एक एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड या ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं? जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है उसके बगल वाला जो कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अगर इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दो तरीके के आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन ले रहे हैं, जिसमें एक में तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का एक स्पेसिफिक वर्जन है, और इसकी जो खोज की थी वो आरएल क्लासेन और जेएस एस्किमेटेड साहब ने की थी। रिएक्शन की बात करें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं आप डाईबेंजिल्डीन डेसाएसीटोन की सिंथेसिस का, जैसे कि ये बनाना है तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम दो जो है हमने यहाँ पे ये 3 मोल ऑफ क्या नाम है कार्बोनिल कंपाउंड ले रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेंजल्डिहाइड ले रहा है और ये भी बेंजल्डिहाइड ले रहा है, जहां पर इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक तरीके का, क्योंकि बेंजीन लगी हुई है इसीलिए ये लैकिंग कर रहा है अल्फा हाइड्रोजन को, जबकि आप एसीटोन ले रहे हो जो कि लैक नहीं कर रहा है। तो NaOH और C2H5OH की प्रेजेंस में यहाँ पर एडिशन सिंपल एल्डोल का प्रोडक्शन हो रहा है। एल्डोल जैसे बनते हैं बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी एल्डोल का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये कार्बन इस हाइड्रोजन को रिलीज करके यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, जो ऑक्सीजन है बढ़ जा रहा है, कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो ये आपको क्या दे रहा है, डाई डबल बॉन्ड्स जो है वो हमको यहाँ पर दो जगह से प्रोड्यूस हो रहा है, और इस तरीके के जो रिएक्शंस होती है इसी को हम लोग क्लासेन एस्किमेटेड कंडेंसेशन के रूप में जानते हैं। अब आते हैं 22-23 के पेपर पे, और यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न है वो है डिफरेंशिएट डी कैपिटल एल
और स्मॉल डी स्मॉल एल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये 18, 19, 19, 20 दो बार ये पूछा गया है और 22, 23 में फिर से रिपीटेड प्रश्न है, तो आप इसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है डिफाइन द टर्म कायरल कंपाउंड एंड कायरल कार्बन। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर से एक बार कर देते हैं। कायरल कार्बन वो होता है जिसे एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, जहां एक कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं। ये यूनिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट होता है जहां पर कायरलिटी जो है वो मॉलिक्यूल में देता है, कार्बन जो है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमको प्राप्त करता है और इसकी जो मिरर इमेजेस होती हैं वो नॉन सुपर इमेजेबल बनती हैं अगर हम 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से हमें एनेंटियोमर्स प्राप्त होता है। और जो कायरल कंपाउंड होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है मिरर इमेज के प्रति, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। इसमें कायरल सेंटर या कायरल कार्बन हमको देखने को मिलता है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करता है और एग्जांपल में लैक्टिक एसिड और 2 ब्रोमो ब्यूटेन वगैरह इसके एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड्स टू शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए जो भी हमने पहले इसको भी डिस्कस कर ही रखा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर है तो ये रोटेट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो भी ग्रुप यहाँ पे लगते हैं वो सभी ग्रुप्स क्या हो जाते हैं, उनकी पोजीशन लॉक हो जाती है और हमें 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है वो प्राप्त होते हैं। ये तभी हो सकता है जब हमारे इस कार्बन पर मतलब सभी पर अगर सेम ग्रुप्स लगे हैं तब तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन कार्बन जो ये कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हुए ये अगर डिफरेंट हो ए और बी, तब ऐसे केस में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलती है। और इसका जो मेन कारण है वो है कार्बन कार्बन के बीच में जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन है वो, इसके अलावा जो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों वो इसके लिए कंडीशन है। अब ये डिफरेंट ग्रुप्स अगर सेम साइड में लगे हो तो इसे आप सिस बोलते हो, डिफरेंट साइड में लगे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, और ये सभी इसके एग्जांपल के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेट द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया था कि वो हम गोलाकार रूप में लिखते हैं। अब इसका न्यूमैन्स प्रोजेक्शन जो हमारे 6 कार्बन की एक चेन है साइक्लोहेक्सेन, उसमें आप देख रहे हैं ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन की चेन है। अगर कोई व्यक्ति इसको यहां से देख रहा है, सामने से उसको देख रहा है, तो उसे पहला और 5वें के बीच में बिल्कुल वो दिखेगा, पहला वाला दिखेगा, 5वां वाला उसका छुपा रहेगा और बाकी जो 3रे नंबर का कार्बन है और 6वें नंबर का कार्बन है वो आपको सामने सामने दिख रहा होता है। तो इसी तरीके से हम इसका क्या करते हैं, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बना लेते हैं। ये पहला कार्बन है, इसके पीछे छुपा हुआ है हमारा जो पहले के पीछे जो है दूसरा वाला छुपा हुआ है, और जो 5वां वाला है उसके पीछे जो है वो चौथा वाला कार्बन जो है वो छुपा हुआ है, वो नहीं दिख रहा हमें। लेकिन जो ये कार्बन नंबर 3 और 4 जो है वो सामने से दिख रहे हैं, तो इसे CH2 लिख लिया और इसके जो हाइड्रोजन्स हैं उनको हमने क्या किया, स्कैटर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिख करके देख लिया। चाहे तो आप इसे स्क्रिप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो स्क्रिप्ट फॉर्म में भी लिखना मैंने आपको सिखाया था इथेन वाले में, ठीक उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव देयर एग्जांपल्स। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, हमने कितने सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पीछे देख लिया, आप उसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जहां पर एक रिंग सिस्टम में कार्बन के अलावा कोई और हेटेरो एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एग्जांपल्स पैरिडीन, थाइफीन, पायरॉल, फ्यूरॉन, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, बेंजोडाइजापीन, बेंजोथाइफीन, इंडोल, बेंजोफिरॉन, फ्यूरॉन, ये सभी एग्जांपल्स, पैरिडीन, प्यूरीन, जितने भी हैं वो सब एग्जांपल्स हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। आप कितने भी बना सकते हो, 2-4 का आप वहां पे फिगर भी बना सकते हो, ऑक्साजोल वगैरह कुछ भी जो आपने अभी तक देखा है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ पायरॉल, फ्यूरॉन एंड थाइफिन। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमने 2021-22 में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाई पैरिडीन इज बेसिक इन नेचर। ये भी रिपीटेड प्रश्न ही है, इसका भी हम लोगों ने एक पहले ही कर लिया, लेकिन दोबारा से आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा क्या नाम है, नाइट्रोजन यहाँ पे पाया जाता है पैरिडीन में, ये नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फ्री होता है और ये अंदर रिंग सिस्टम में नहीं जाता, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट कर लेता है और इसी वजह से बेसिक इन नेचर होता है। पायरॉल से कम बेसिक इन नेचर, पायरॉल से ज्यादा बेसिक इन नेचर होता है, और जो हमारा अमीन्स है, एलिफैटिक अमीन्स, इनसे कम बेसिक इन नेचर होता है। ये हम लोगों ने, ये रिपीटेड प्रश्न है वैसे, 2018-19 में इसको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट इज गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द विच रिएक्शन। पिछले साल के पेपर यानी कि 2021 के पेपर में हम लोगों ने इसको अभी एक्सप्लेन किया था, तो ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डैकिन रिएक्शन। ये भी 2 बार आया, 18-19 में आया और 2021 में भी आया, ये 2 बार पहले आ चुका है। 2021 में यहाँ लिखना भूल गया हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, 2021 या 21-22 में भी पूछा गया है प्रश्न है, तो ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, 2 या 3 बार पूछा गया है, तो इसका भी रिएक्शन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 हेटेरोएटम्स।
दो हेटेरो एटम कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाने हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं, हमने इसको भी एक्सप्लेन किया था। जैसे पैराजोल ले लीजिए जहां पर दो नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं एक ही रिंग सिस्टम में, और इमिडाजोल ले सकते हैं जिसकी पोजीशन जो चेंज हो जाती है, और ये इमिडाजोल और पैराजोल एक दूसरे के आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कह रहा है कि दो, तो ये दो हेटेरो एटम में तो नाइट्रोजन के एग्जांपल्स के, लेकिन अगर अलग अलग ले ले तो ऑक्साजोल का एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है, और थाइजोल का एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर नाइट्रोजन और सल्फर देखने को मिलता है। ये सभी 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिसमें दो हेटेरो एटम पाए जाते हैं, तो इसमें से दो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम में बना सकते हैं। अब चलते हैं आखिरी पेपर की तरफ जो कि 2023 और 2024 का पेपर है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है डिफाइन डाइस्टीरियोमर्स विद एग्जांपल। स्टीरियोमर्स में हम लोगों ने इनेंशियोमर्स दिखा था जहां पर जो मिरर इमेजेस बनती हैं और वो मिरर इमेजेस एक दूसरे की नॉन सुपर इम्प्रेसिबल होती हैं, उनको हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। लेकिन अगर ऐसे आइसोमर्स भी बन रहे हैं उसी पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर कंपाउंड के जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, और ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। तो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, स्टीरियोमर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स हैं एटम्स के वो डिफरेंट होते हैं और वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। इसके अलावा ये इनेंशियोमर्स से इस प्रकार से भी अलग होते हैं क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, और ये इन्हें हम लोग अलग भी कर सकते हैं बाय द क्रोमेटोग्राफी या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो जैसे कि 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल का हमने एक एग्जांपल ले लिया। इसमें आप देख रहे हैं 2 कायरल कार्बन्स हैं तो इसके 4, हमने कहा था 2 की पावर n आइसोमर्स बनते हैं, तो टोटल 4 आइसोमर्स यहां पर पॉसिबल है। अगर ये जो OH ग्रुप की पोजीशंस हैं अगर इस प्रकार से लिखी गई है, मान लीजिए पहले पे OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में और Br लेफ्ट साइड में, तो इसका एक मिरर इमेज बनेगा। ये जो A और B स्ट्रक्चर बन रहे हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर्स। ठीक एक और पेयर बन सकता है जहां पर ये OH ग्रुप की पोजीशन और Br ग्रुप की पोजीशन एक साइड हमने लगा दी, तो ये भी जो है ये इसी का 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल का ही इनेंशियोमर है, लेकिन इसका भी एक मिरर इमेज बनेगा जिसे हम लोग C और D के रूप में रखेंगे। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, इनेंशियोमर्स। लेकिन A जो है वो C का, A जो है वो D का, और B जो है वो C का, और B जो है D का, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डाइस्टीरियोमर्स। जैसे मान लीजिए कि आपके फादर हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो आप दोनों क्या कहलाएंगे, भाई बहन, सगे भाई बहन। और आपके पिताजी के जो भाई हैं अगर उनके भी 2 बच्चे हैं तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर्स, भाई बहन है। लेकिन आपके क्या कहलाएंगे, कजिन्स कहलाएंगे। तो आप एक ही फैमिली से आते हैं बट क्या है, आपके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, एक दूसरे के सगे भाई बहन नहीं है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स के रूप में जानते हैं। तो जो मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं उन्हें इनेंशियोमर्स बोलते हैं, और 2 पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई प्रोपेनिक एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। हमने ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए पहले साल के पेपर में कुछ आपको वो बताए थे, क्या नाम है, कंडीशंस, कि कौन कौन सी कंडीशंस अगर होंगी तो कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर या कायरल कार्बन होना जरूरी है, जबकि हमारा जो प्रोपेनिक एसिड होता है 3 कार्बन की चेन है ये, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जो है ये 3 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे COH है, और यहाँ पर क्या है, CH3। तो आप देख रहे हैं इस पे एक भी कायरल कार्बन नहीं देखने को मिल रहा, इसीलिए यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कायरल मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, इसीलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेट द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है जो कि हमने 2019-20 में इसको एक्सप्लेन किया था, जहां मैं आपको बताया कि 2 पोजीशन है, एक तो इक्लिप्स्ड है और एक स्कैटर्ड है। जैसे कि एक कार्बन जो हमें दिख रहा होता है उसे हम सामने से बना लेते हैं, और दूसरा वाला हमें नहीं दिख रहा होता उसे हम गोलाकार बनाते हैं और इसके हाइड्रोजन्स को दिखाते हैं, जो स्कैटर्ड हो गया, और पास लिखिएगा तो इक्लिप्स्ड हो जाएगा, एक ढकेगा और एक ढकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द बाइफिनाइल कंपाउंड्स टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशंस बताते समय हमने बाइफिनाइल कंपाउंड्स का नाम लिया था। अगर बाइफिनाइल कंपाउंड्स में ये पाई जाती है तो इसे हम लोग एट्रोपो आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ये एक रोटेशनल स्टेबल एक्सिस जो है वो रिंग जो है, अगर 2 बड़ी रिंग्स लगी हैं एक साथ जुड़ी हुई हैं तो वो क्या होती है, रोटेट हो सकती हैं। इस रोटेशन की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन लगता है अगर उस पे दोनों पे बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, और वो ऑर्थो पोजीशंस पर होने पर, कई बार मेटा पोजीशन पे होने पर भी एक दूसरे को रोकते हैं, और इस रोटेशनली स्टेबल एक्सिस को रोकने की वजह से वहां पर 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाता है। अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो बाइफिनाइल्स का ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं,
ये एक बेंजीन रिंग जो है वो दूसरी बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है। अब ये रोटेट करती है। अब इस रोटेशन में अगर यहाँ पर बड़े बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये रोटेशन क्या करता है, थोड़ी देर के लिए रोकता है, जिसकी वजह से, इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक रिंग जो है दूसरी रिंग से इस प्रकार से अरेंज हो जाती है, एक सीधी हो जा रही है और एक सीधे खड़ी है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो अब इन दोनों रिंग्स के इस प्रकार से जुड़ने की वजह से हमें दो आइसोमर्स जो हैं वो प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि उसके मिरर इमेजेस बनते हैं और एक दूसरे के वो इनएंशियोमर्स कहलाते हैं। इसमें जो कंबाइंड स्टेरिक डिमांड होती है सब्स्टिट्यूएंट्स की और जो एग्जिस्टेंस है लेंथ और रिजिडिटी है ब्रिज की, वो कन्फिग्रेशनल स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के काम में आती है और यही उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो उसकी फिजिकल रोटेशन है और उसको भी ये क्या करते हैं, ग्रुप्स जो होते हैं वो करते हैं। अगर इस पर कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो तब कोई भी आइसोमेरिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगी, अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तभी ये आइसोमेरिज्म आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद प्रॉपर एग्जांपल। ये रिपीटेड प्रश्न है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया और इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताएं, तो आप कोई भी एग्जांपल, कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज गिव द मेन रिएक्शन इन्वॉल्व इन द डेकिन रिएक्शन। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। 18, 19, 2023 में और पिछले साल भी जो है ये पूछी गई थी, 21-22 में भी पूछी गई थी, तो ये कई साल पूछी गई। नेक्स्ट इज राइट पॉलनॉर सिंथेसिस ऑफ पायरॉल। मैंने पहले साल के पेपर में आपको बोला था कि पायरॉल की एक और सिंथेसिस, जिसे हम लोग पॉलनॉर सिंथेसिस के नाम से जानते हैं, इसमें हम लोग जो है 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स को लेंगे अमोनिया के साथ और या किसी प्राइमरी अमीन के साथ, और इसकी रिएक्शन कराते हैं नेचुरल या वीकली एसिडिक कंडीशंस में। तो इसकी मैकेनिज्म आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा अमोनिया का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अटैक करता है इस कार्बन पर, जो कि स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन होता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन हमें देखने को मिलेगा। इस अटैक की वजह से जो यहाँ का हाइड्रोजन है एक, वो इस ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाता है और इस ट्रांसफर की वजह से यहाँ पर हमें OH ग्रुप जो है वो प्राप्त होता है। फिर ये नाइट्रोजन जो है वापस से अटैक करता है दूसरे कार्बन पर, जो क्योंकि दो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर सेम उसी तरीके से, और यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है वो फिर इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा, ट्रांसफर होकर के यहाँ पर भी OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसके बाद यहाँ से वाटर का जो मॉलिक्यूल है, यहाँ से और यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और साइक्लाइजेशन के फलस्वरूप यहाँ पर आपको जो है वो पायरॉल प्राप्त होता है और इसी को हम लोग पॉलनॉर सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेट द रिएक्शन बेस्ड ऑन ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया, 2022-23 में ये रिएक्शन आया था, वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था, तो ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। अगला हमारा डिस्कस द मेडिसिनल यूजेस ऑफ फ्यूरॉन। वैसे फ्यूरॉन हमने देख लिया था रिंग सिस्टम, एक क्या नाम है 5 साइक्लिक रिंग सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन होता है, और ये जो है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे एंटी माइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल एक्टिविटी देखने को मिलती है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जो दवाएं आती हैं उसमें फ्यूरॉन के डेरिवेटिव्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिसीज में, और कार्डियोवैस्कुलर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज को भी ठीक करने के काम में आती है। एस्कॉर्बिक एसिड में आपको फ्यूरॉन रिंग देखने को मिल सकता है, नाइट्रोफ्यूराजोन में जो कि एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, रेनिटेडीन जो कि एंटी एंसल ड्रग है, इन सभी में हमें फ्यूरॉन एज अ स्कैफोल्ड या फिर एज अ मॉइटी देखने को मिलता है। लास्ट प्रश्न जो आज के सेशन का, आज के इस पेपर का है, वो है व्हाट इज कायरलिटी। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर से आपसे कह दें कि कायरलिटी जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की सुपर इम्पोज ना हो, उसको रोकने, इनिबिलिटी के ऊपर कि सुपर इम्पोज ना हो मिरर इमेज पर, उस पर ये बताता है। पूरे मॉलिक्यूल को कायरल बनाने का काम करता है, और ये तब होता है जब एक कायरल सेंटर हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक कायरल कार्बन देखने को मिलता है जिसपे 4 ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट देखने को मिलते हैं, A, B, C और D। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अगर वहां पे बन रहे हैं तो वो कायरल सेंटर बनता है, और इसी को हम लोग कायरलिटी बोलते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाता है, जैसे कि आपके हाथ हैं, ये दोनों फिर से बता दूं, जब एक के ऊपर एक उठा के रखते हो तो ये नॉन सुपर बनता है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, इसमें कोई सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, कायरल कहलाएंगे। और कायरल सेंटर होने की वजह से ही कायरलिटी आती है, और इसी प्रॉपर्टी को किसी मॉलिक्यूल के हम लोग कायरलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए हमारे पिछले 5 साल के पेपर और उसका एक्सप्लेनेशन, उनके आंसर, और इस पे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ ही साथ जो हमारे ब्रीफ में आंसर करने वाले क्वेश्चंस आते हैं 7 नंबर और 10 नंबर, वो भी इनसे बन सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन से आपका एक प्रॉपर, आप कह सकते हो कि 5 साल का पेपर करने से हम लोगों का एक रिवीजन भी हो गया 5 यूनिट का। आप अच्छे से तैयार कीजिए, सभी को टॉपिक्स को हमने डिटेल में करके पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाकर के, अभी आपके एग्जाम में 2-4 दिन का समय है तो आप एक्सप्लेन जरूर अच्छे से करके देखिएगा, तो 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर सभी के क्वेश्चंस हो जाते हैं।
अब आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी कहाँ? अगर आप सीधे ढूंढना चाहते हैं तो हमारे जो आप YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे आप जाइएगा इसके हमारे होम पेज पे, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहाँ सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है, उसमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको आज के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। इनके जो PDF वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर फ्री में अवेलेबल है, डॉक्टर PK शुक्ला, डॉक्टर MP सिंह क्लासेस के, वहाँ से आप निकाल सकते हो। जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी नोट्स और वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप हमारा दोनों है, वहां से निकाल सकते हो। और हमारे जो एक ऐप है डॉक्टर PK शुक्ला, डॉक्टर MP सिंह क्लासेस का, उस पर भी आप जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कि जो पिछले वीडियो हमने बड़ी मेहनत करके बनाए थे उसमें आपके एग्जामिनेशन में कुछ बच्चों ने लिखा था कि उनको काफ़ी मदद हुई थी। आशा करता हूँ इस वीडियो से भी आपको आज के जो आपका ये सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, इसमें आपको मदद मिले। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस हम लगातार अपलोड करते रहते हैं आपके लिए। और पुराना जो मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह डाला है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक नया मॉडल क्वेश्चन पेपर बना दूंगा, लेकिन वो मॉडल क्वेश्चन पेपर दोनों अगर आप पिछले साल के देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आपकी तैयारी जो है वो एग्जाम में हो जाएगी। आप सभी को आपकी तैयारियों के लिए, आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।